नमस्कार बच्चों। तो पाइथन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं बच्चों आपके लिए जो लेक्चर लेकर आया हूँ वो कंटिन्यू रहेगा हमारा क्लास 12 आपका चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बच्चे इसमें देखिए, अब एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा कि हमारा जो लेक्चर आया है इस बार, जो लेक्चर है वो काफ़ी लेट से आया है। बाकी बहुत से काम थे जो मुझे निपटाने थे, मैं उन कामों में बिजी था, तो लेक्चर बनाने का टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अगेन लेक्चर 3 के बाद लेक्चर 3 तक जो हमने कवर कर लिया था, वहाँ से आज हम लोग कंटिन्यूटी में अपना ये नया लेक्चर जो है वो देखने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए, हमने अभी तक जो पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चे कैसा, हमने फॉर्मूला देख लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू के लिए, क्यू की वजह से अगर दूसरे कोई टेस्ट चार्ज है हमारा क्यू, उसके ऊपर कितना फील्ड लग रहा है, इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला था। तो वो हमारा आ गया था बच्चे, अगर आपको लास्ट क्लास याद होगी तो वो आया था के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। वो एक्चुअली होता क्या था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता था। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है तो उसकी वैल्यू ऐसे रहती थी, है ना। और टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया जाए तो क्यू क्यू कट जाता था। तो इसमें बच्चे कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी ने जो दिए हुए हैं। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्चुअली 4 हैं, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, दिस इंक्लूडिंग 1, 2, 3 एंड 4 अप टू दिस। तो ये चारों पॉइंट आपको बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कैसा, जब बोर्ड से अगर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड में क्या होता है बच्चे, जो आपका क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड सेट होता है। ठीक है, वो कहीं इधर उधर से आपके क्वेश्चंस नहीं उठाते हैं। जो कंसेप्ट एनसीईआरटी ने बता दिया है वो स्ट्रिक्टली उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो हो सकता है बोर्ड में ये एग्जाम, मतलब बोर्ड एग्जाम में ये डायग्राम पूछ ले। ठीक है, ये जो आपको मतलब डायग्राम भी जो दिया ना, एनसीईआरटी के डायग्राम प्लस एनसीईआरटी के ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे एनसीईआरटी आपको खून के अंदर घुस जाना चाहिए, एकदम मिल जाना चाहिए, कि एकदम कुछ भी पूछा जाए तो एनसीईआरटी का अगर है तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाँ भैया, इस पेज पे ये चीज़ लिखी हुई थी, ये बताया गया था। और क्या, डायग्राम वगैरह भी जो आपके फिगर वगैरह देते हैं, हम लोग बहुत कैजुअली इसको इग्नोर कर देते हैं बच्चे, हम लोग बहुत कैजुअली इसको इग्नोर कर देते हैं। आपको इवन डायग्राम्स भी काफ़ी ध्यान से समझने होंगे। तो खैर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखिए, अगर डायग्राम इसकी बात करूँ तो क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के लिए बोला है। मैं फील्ड लाइंस जो है उनके बारे में आगे बात करूंगा, क्योंकि वहाँ एक साथ सारे फील्ड लाइंस के बारे में बात किया है। तो अभी फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करना इज नॉट गुड, क्योंकि फील्ड लाइंस जब मैं बात करूंगा तो खाली मुझे सिर्फ टेस्ट चार्ज के बारे में बात, मतलब किसी एक चार्ज के बारे में बात नहीं करनी है। काफ़ी ज़्यादा एक मतलब लेंदी इसमें डायग्राम वगैरह काफ़ी खाली इससे रिलेटेड नहीं है, काफ़ी चीज़ों के रिलेटेड आपके डायग्राम्स हैं। तो जब वो टॉपिक आएगा तो अगेन हम लोग देखेंगे कि पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाई जाती है। अभी आपको ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो मैंने अभी आपको दिखाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस तरीके से गिवन होती है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर चार्ज, मतलब आप देखिए, अगर चार्ज क्वांटाइज्ड एक चार्ज की बात करी जाती है तो इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कोई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज ये आर्क ही है, सपोज ये आर्क है सर्कल की, और इस पर कोई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो बच्चे क्या होता है, जब भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो उसके कारण कभी भी आप ऐसा डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के नहीं निकालते हो, वहां पे आपको यूज होता है इंटीग्रेशन का। बच्चे इंटीग्रेशन का क्यों यूज करते हैं, देखिए, जब मैं 12th 11th में था ना, तो मुझे एक चीज हमेशा परेशान करती थी कि मैं, चलो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला मुझे पता है, मैं सब लगा लूंगा, लेकिन इंटीग्रेशन में लगाता कब हूं यही मुझे पता नहीं चलता था। ठीक है, मेरे को लगता था कि भाई खाली जोड़ना है तो मतलब क्यू चार्ज के कारण है तो ऐसे क्यू क्यू करके बाकी सब जोड़ दो। इंटीग्रेशन क्यों किया, इंटीग्रेशन कब करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता था। तो बच्चे एक चीज याद रखिए, मैं बताने जा रहा हूं, जब भी आपका एक इकलौता चार्ज ना हो, ठीक है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, और वो भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिसकंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे सपोज कुछ, मतलब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट का बना होगा ना, ये बहुत सारे एलिमेंट को जोड़ करके आपकी ये आर्क बनी हुई है। ठीक है, तो इस हर एक एलिमेंट के कारण इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, फील्ड की इंटेंसिटी लग रही होगी। ठीक है,
तो सपोज मैं अभी फोर्स के रेस्पेक्ट में बताता हूँ, फिर आपको मैं वही आप फोर्स को बस पर यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाता है। तो ऐसे समझिए कि अगर इस एलिमेंट के कारण कोई इस पार्टिकुलर इस पॉइंट पे अगर निकालना है तो टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है, यहाँ पर क्यू टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है। तो इस पे अगर कोई फोर्स एफ लग रहा है बच्चे, है ना, इस पे अगर कोई फोर्स एफ लग रहा है, अगर यही अगर आप बात करें खाली एक चार्ज के कारण, क्यू चार्ज के कारण, तो ये फोर्स खाली इकलौता ऐसा लग रहा होगा। लेकिन बच्चे आप ये चीज ध्यान रखिए कि जब बहुत सारे चार्जेस मतलब कंटिन्यूअस में है तो ये जो फोर्स है वो खाली एक एलिमेंट के कारण नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कंटिन्यूअस में साथ में है और उनके कारण ऐसे, तो किसी एलिमेंट के कारण ऐसे, किसी एलिमेंट के कारण ऐसे फोर्स लग रहा होगा। तो क्यू चार्ज के ऊपर जो एक्चुअल फोर्स लग रहा होगा ना बच्चे, वो इन सारे ही एलिमेंट का रिजल्टेंट फोर्स होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो खाली आप अगर एक एलिमेंट का लेकर के मानी डीक्यू चार्ज के कारण लेकर के अगर कोई फोर्स निकालेंगे तो वहां गलत हो जाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, उस डीक्यू को पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा शुरू से लेकर अंत तक, और फिर देखना पड़ेगा कि उसका क्या रिजल्टेंट आता है इस पार्टिकुलर टेस्ट चार्ज पर, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या निकल करके आएगा। ठीक है, तो इस ऐसे समझिए कि जब भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, इकलौते चार्ज की बात नहीं है, ठीक है, तो वहां पर हमको हमेशा बच्चे इंटीग्रेशन की मदद लेनी होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में लगता है इंटीग्रेशन मुश्किल लगाना, बट धीरे धीरे जब आदत पड़ जाती है बच्चे तो बड़ा ही आराम से आप लोग इंटीग्रेशन को लगा करके इस्तेमाल करके आप आंसर निकाल लेते हो। तो देखिए पहला पॉइंट जो है ना, पहला पॉइंट देखिए, ये चीज तो मैंने आपको अभी क्लियर कर ही दी है ना। पहला पॉइंट जो होता है इसमें देखिए ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इन स्पेस मे बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो बच्चे ये कोई इसने नई बात नहीं बताई है, ये जो हमने डेफिनेशन जो अभी पढ़ी है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, है ना, वही बता दिया है कि किसी भी एक चार्ज क्यू के कारण किसी दूसरे अगर इसकी फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कि सपोज इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो, है ना, तो हम इस पॉइंट पर आपका एक टेस्ट चार्ज लेकर के आ जाते हैं क्यू, और देखते हैं कि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, उसको हम लोग डिवाइड कर दिया जाए अगर उस टेस्ट चार्ज से, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर ये किसी r डिस्टेंस पे आपको निकालना है तो। ठीक है, तो वही फिर आप देख सकते हैं कि क्यू क्यू कट जाता है और इस तरीके का फॉर्मूला आ जाता है। मतलब जो फील्ड की इंटेंसिटी है ना बच्चे, वो आपका उस पॉइंट पे, मतलब उस पॉइंट पे जो चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब देखिए फॉर्मूले में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर आता है, ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर आता है, क्योंकि क्यू क्यू तो ऊपर नीचे से कट जाता है, ये मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इस पॉइंट पर इसके कारण निकाल रहे हो ना, तो केवल इसी चार्ज का हम लोग इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। वो फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज जो क्यू रखा है उस पर डिपेंड नहीं करती है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब यहाँ पर आप जो कोई भी चार्ज रखो उस पर हमेशा क्या है, फोर्स जो लगेगा वो चाहे इसको यहाँ पर क्यू चार्ज ले आओ, चाहे यहाँ 2q चार्ज ले आओ, चाहे यहाँ 3q चार्ज ले आओ, कितना भी बड़ा चार्ज लाने दो, अगर क्यू के कारण इंटेंसिटी बनी है तो चार्ज वो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या फिर फोर्स जो लगेगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज लगेगा, वो हमेशा इसी के कारण लगेगा, इससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा। यहाँ पे जो आपने टेस्ट चार्ज रखा है उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, है ना। यहाँ पहला जो पॉइंट था वो डेफिनेशन थी इसकी। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका जो फोर्स है वो आपका क्यू चार्ज जो टेस्ट चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो चीज लिखी हुई है। देखिए चाहे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए दिस इज बिकॉज, क्या बोल रहा है, नोट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू क्यू, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया ड्यू टू चार्ज क्यू, दो डिफाइंड ऑपरेशनली इन टर्म्स ऑफ सम टेस्ट चार्जेस क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू, मतलब क्या, जो टेस्ट चार्ज है उस टेस्ट चार्ज की वजह से, मतलब इस टेस्ट चार्ज पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी वो डिपेंड नहीं करती है, वो खाली डिपेंड करती है किस पे, जो आपका ओरिजिनल चार्ज रखा हुआ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है उस पे डिपेंड करती है, और जो डिस्टेंस है r उस पे डिपेंड करेगी। क्योंकि फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि किस पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे छोटा क्यू तो आया नहीं क्योंकि क्यू क्यू कट गया था ऊपर नीचे से, जब हम लोग फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखे ई की डेफिनेशन, समझ में आ रहा है क्या आपको। दिस इज बिकॉज एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। ओके, तो एफ बाई क्यू जब आता है ना तो क्यू क्यू क्या है, कट जाता है, इसलिए क्या होता है, डिपेंड नहीं करता क्यू पे। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बच्चे समझिए कि फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड
रेडियली आउटवर्ड, मतलब ये बोल रहा है अगर यहाँ पर पॉजिटिव क्यू रखा हुआ है मैंने तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो पॉजिटिवली ऐसे बाहर निकल रही होगी, ठीक है, और ऐसे हर डायरेक्शन में निकल रही होगी, ठीक है, ऐसे निकल रही होगी। ओके, अभी जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा ना तब वहां पे बताऊंगा मैं आपको कि ये कितनी लाइंस आपको ड्रॉ करनी चाहिए। मतलब अब ड्रॉ करने को तो बहुत सारी कर सकते हो ना, तो हमें ड्रॉ करनी कितनी चाहिए, दिखाना कैसे है, रेडियली आउटवर्ड क्यों दिखाते हैं, रेडियली इनवर्ड कब दिखाते हैं। तो पॉजिटिव है तो भाई रेडियली आउटवर्ड होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है ना तो रेडियली इनवर्ड होगा। खाली अभी इतना ही बताया है, खाली यहाँ पर अभी इतना ही बात किया हुआ है, ठीक है, लेकिन लाइंस कितनी दिखानी है, इनके बीच में स्पेस कितना रहेगा वो सब बात नहीं किया है, ठीक है। तो ये अभी तक हमारा ये जो थर्ड पॉइंट था वो कवर हो गया कि अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लग रही होती है, ठीक है। अब देखिए आखिरी पॉइंट क्या बोल रहा है, आखिरी पॉइंट ये बोल रहा है कि सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑन द चार्ज क्यू ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द डिस्टेंस आर, केवल आर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना, और चार्ज पे तो डिपेंड नहीं करता, खाली जो क्यू चार्ज और कैपिटल क्यू चार्ज है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। स्मॉल चार्ज क्यू पे डिपेंड नहीं करती है वैल्यू, हमारी जो कैपिटल ई की वैल्यू है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, ठीक है। Thus at equal distance from the Q, the magnitude of electric field intensity E is same। मतलब ये कहने का ये बोल रहा है बच्चे कि अगर आपने कोई चार्ज Q बनाया है उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही है, ठीक है, और क्योंकि ये R डिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो एक स्फेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी मिलती है। मतलब क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज द सेम ऑन अ स्फीयर, क्योंकि R पे डिपेंड कर रही है ना, R पे वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो ये डिस्टेंस R अगर आपने बोला और इधर पे जो वैल्यू आएगी, मतलब फील्ड की जो वैल्यू इधर होगी वही फील्ड की वैल्यू इधर होगी, क्योंकि ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है, हर आर पे इसकी जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सेम होगी। तो कहने का मतलब क्या, सबको अगर जोड़ दोगे तो आप क्या बोलोगे कि इस पूरे स्फीयर पर ई की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी या कांस्टेंट होगी या सेम होगी, आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, अब अगर आपने कोई अंदर का स्फीयर लिया तो इस पे ई की वैल्यू दूसरी होगी, यहाँ पे कोई ई डैश होगा, है ना, लेकिन इस पूरे स्फीयर पे वो ई डैश की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। फिर आप अगर बोलिए कोई तीसरा पॉइंट ले लिया, R3 ले लिया सपोज, है ना, तो इस पूरे स्फीयर पे ई डबल डैश मान लीजिए वैल्यू रहेगी, है ना, इस पूरे स्फीयर पे ई डबल डैश वैल्यू रहेगी, है ना, ऐसे आप बोल सकते हैं, पूरे स्फीयर पे रहेगी तो ई डबल डैश, लेकिन वो क्या होगा, जितना दूर जाते हैं ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उतनी वीक होती चली जाती है, वो कितनी हो जाती है, वीक होती चली जाती है, ठीक है। और दूसरा ना, अगर आप फील्ड लाइन्स में थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊं तो ऐसा बोल सकते हैं, जब इन दोनों फील्ड लाइन्स के बीच में जब गैप बढ़ता है ना बच्चे, जब फील्ड लाइन्स के बीच में गैप बढ़ता है तो हम बोलते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है फील्ड लाइन की या इलेक्ट्रिक फील्ड की वो घटने लगती है। इसी वजह से जो बाहर वाला जो स्फीयर है ना उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो कम होती है और जो अंदर वाले होते हैं उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। परंतु सारे पॉइंट अगर सेम डिस्टेंस पे हैं यानी आर पर है तो उस पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लगेगी। ये चौथा पॉइंट यहाँ पर बच्चे डिस्कस किया जा रहा है। तो चलिए मैंने थोड़ा सा एक नोट्स बनाए हैं, नोट्स पे हम लोग थोड़ा सा ना पहले देख लेते हैं कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हुई इंटीग्रेशन की मदद से। बच्चे इंटीग्रेशन इस टाइम पे क्या सब लोग नहीं इतना समझ पाते हैं, तो 12th बोर्ड में क्या किया है, जो इजी है उसको हम लोग निकाल के देख लेते हैं इंटीग्रेशन से। बाकी जो टफ होता है ना उसको एक स्पेशल लॉ है जिसको बोला गया है, लेट मी जस्ट चूज अ पेन, उसको बोला गया है गॉस लॉ है, ठीक है। एक गॉस लॉ करके है जो कि चैप्टर के आखिरी में आपको डिफाइन किया गया है। उस गॉस लॉ की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट पर कैसे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ठीक है। अब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है बच्चे इन्फिनाइट लेंथ का कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, या किसी शीट के कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, या सिलेंडर के कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। इवन यहाँ पे जो मैंने आर्क बनाई है ना वो भी उसके कारण भी आप बड़ी ही आसानी से गॉस लॉ की मदद से निकाल सकते हो, है ना। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एक दो हमारी प्रैक्टिस के लिए इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग निकाल के देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क विद द हेल्प ऑफ एन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बच्चे देखिए, ये मैंने बताया था कि जब भी इंटीग्रेशन आप यूज करोगे या फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहां क्या हम लोग को इंटीग्रेशन यूज करना है। और इंटीग्रेशन में हम बच्चे क्या करते हैं, हम लोग हमेशा ना एक एलिमेंट लेके उसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, एक एलिमेंट ले लेता हूँ कि ये पूरा देखिए, जैसे ये पूरा का पूरा जो आर्क आपको दिख रहा है बच्चे, इस पूरे आर्क पर लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ रखा हुआ है ना, मतलब लैम्डा
चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब क्या हो गया कि इस पूरे के पूरी आर के ऊपर लैम्डा इंटू एल अगर मैंने कर दिया, लैम्डा इंटू एल मैंने कर दिया, तो वो मेरा पूरा चार्ज आपको बता देगा। तो अगर मैं बोलूं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ मेरे को निकालना है, यानी चार्ज टोटल चार्ज अपन टोटल लेंथ ऑफ द आर, तो मेरा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सपोज मैंने मान लिया कि ये मेरा एलिमेंट है, इस एलिमेंट में जो भी चार्ज होगा DQ चार्ज मान लीजिए इस एलिमेंट के ऊपर आया है। ठीक है, तो इस एलिमेंट के कारण मैं इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहा हूं बच्चे। ठीक है, तो ये आपको ये तो पता है कि अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड लगता है। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड लगता है। तो ये इतनी पतली स्ट्रिप है ना, अभी आपको लग रहा होगा बहुत पतली, मतलब बहुत मोटी बनाई है मैंने स्ट्रिप, लेकिन एक्चुअल में एक्चुअल जो मतलब इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं ना, तो स्ट्रिप जो है मतलब जो आपने स्ट्रिप ली है, आपने स्ट्रिप की जो लेंथ है वो डी करके ली होगी, DQ करके ली है ना। स्ट्रिप मान ले अगर DL लेंथ है, मतलब L लेंथ है, तो DL की आप स्ट्रिप लेते हो। ठीक है, तो वो इतनी पतली होगी कि ये हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है। इस पॉइंट से अगर आप रेडियली आउटवर्ड निकालोगे तो इस तरह से आपको मिलेगा। इतना छोटा होगा कि ये एक लेंथ नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि बस एक ये पॉइंट ही है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इधर इस दूसरे पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आएगी वो हमारी क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, वो DE के बराबर होगी बच्चे। किसके बराबर होगी, DE के बराबर। और DE का वैल्यू मैंने लास्ट क्लास में बताया था और अभी भी रिपीट किया है, KdQ अपॉन R स्क्वायर होता है, KdQ अपॉन R स्क्वायर होता है। यहाँ बच्चे स्मॉल q लिया है तो इसका कंफ्यूज मत होना कि ये टेस्ट चार्ज हो गया, जी नहीं, ये टेस्ट चार्ज नहीं है। स्मॉल q जो ले लिया है हमने यहाँ पर क्या, बस यहाँ पे मान लिया कि इसके पूरे के ऊपर स्मॉल q चार्ज होगा, और अगर एलिमेंट पे मैं देखूंगा तो मैंने D स्मॉल q लिख दिया फिर। ठीक है, ऐसा मत समझना कि ये स्मॉल q है तो ये टेस्ट चार्ज है, नहीं, ये जो चार्ज है वो हमारा एलिमेंट जो है उसी के ऊपर का चार्ज है। मैंने यहाँ पर बस क्या नोटेशन जो है कैपिटल Q ना करके के स्मॉल q करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे के ऊपर अगर स्मॉल q चार्ज है तो पर यूनिट के ऊपर कितना चार्ज होगा, मतलब हमने स्मॉल चार्ज ले लिया कि DQ चार्ज होगा, इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर DQ चार्ज होगा। इसको फिर मैं आगे कन्वर्ट भी कर सकता हूँ लैम्डा के रेस्पेक्ट में, है ना। आगे जो है मैं लैम्डा के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमको वहां पे क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा DQ की लेंथ कितनी है। तो DQ की लेंथ कितनी है उससे अगर मल्टीप्लाई कर दूं लैम्डा को, तो हमें DQ की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू DL। ठीक है, DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू DL। ओके, तो इसी तरह से देखिए फिर से हो जाएगा लैम्डा क्या हो जाएगा, DQ बाई DL, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चे आपको। आगे कन्वर्ट करेंगे, पहले समझ लेते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया कि भाई DE जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्मॉल चार्ज स्ट्रिप मतलब DQ के कारण कितनी लग रही होगी किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस R पर किसी पॉइंट के यहाँ, तो वो होती है वैल्यू इतनी। ठीक है, इतना आप नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें तो बच्चे अब देखिए इसके आगे कैसे किया हुआ है। इसके आगे देखिए ये क्या बोल रहा है ना कि हमने जो ये अभी थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं ताकि समझ में आए आपको। हमने जो आपको ये बना के दिया ना DE जो रेडियली आउटवर्ड था, ये बच्चे मतलब कोई भी एलिमेंट लोगे ना तो वो आप ऐसे देखोगे कि बाहर की तरफ ऐसे लग रहा होगा। तो इसका ना मैं हमेशा दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, दो कंपोनेंट में इसको तोड़ सकता हूँ। कौन कौन से कंपोनेंट में, भाई कोई भी अगर फोर्स होता है तो उसको दो कंपोनेंट में तोड़ते हो ना आप, जैसे ये F हुआ सपोज, है ना। तो अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में लिखना चाहूं तो हमेशा मैं ऐसे एक x एक्सिस पे और एक y एक्सिस पे लिख सकता हूं, fx और fy लिख सकता हूं। ठीक है, जहां पर fx की जो वैल्यू होती है ना बच्चे वो होती है f cos थीटा होती है ना, और fy की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, f sin थीटा होती है। तो कोई भी फोर्स को मैं दो एलिमेंट्स में तोड़ सकता हूं, जो कि एक y एक्सिस पे आता है और दूसरा x एक्सिस पे आता है। ठीक है, और इन्हीं fx और fy का जो ये होता है, आप देखिए fx और fy का जो रिजल्टेंट होता है वो हमारा f के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने पैरेललोग्राम लॉ से निकाला है इसको। मैंने पैरेललोग्राम, जो आप पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हो ना कि हमको अगर किसी का भी रिजल्टेंट निकालना है, दो फोर्सेस का अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है तो मैं पैरेललोग्राम लॉ लगाता हूँ। तो अगर आप पैरेललोग्राम लगाओगे तो यहाँ क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है बच्चे, है ना। यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। इस वजह से ये जो आपका रिजल्टेंट फोर्स आता है वो इस तरह से डिफाइंड होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे अगर आप लिखोगे +2 F1 F2 cos थीटा, तो cos का 90 डिग्री हो जाएगा, वो कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चे बात आती है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx और fy जो है उसी का रिजल्टेंट होता है हमारा f। तो बच्चे अगर ये कोई E लग रहा है, DE हमारी लग रही है, तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ। और ये अगर यहाँ से थीटा बना रहा है तो क्या होगा, नीचे की तरफ जो लग रहा होगा वो मेरा DE cos थीटा होगा, और जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा बच्चे वो लग रहा होगा मेरा DE sin थीटा।
अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है बच्चे कि मैंने अगर बीच से अपने एलिमेंट को तोड़ा है, ये जो मेरा पूरा एलिमेंट है इसको अगर मैं बीच से तोड़ूंगा तो जो भी पोर्शन इस तरफ से है, जो भी पोर्शन इस तरफ से है उसका जो भी साइन कंपोनेंट आएगा वो इधर इधर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी का ले लीजिए, तो इसका साइन कंपोनेंट इधर आया, कॉस कंपोनेंट इधर आया, ठीक है। और जो भी एलिमेंट इस तरफ से रहेगा ना बच्चे, उसका जो अगर आप एलिमेंट बनाओगे, देखिए ये इस तरफ से आया आपका डी, है ना, उसका जो रेडियली आउटवर्ड डीई बनाया है आपने वो इस तरफ बाहर की तरफ आएगा। इसका जब कंपोनेंट में तोड़ोगे तो एक्स कंपोनेंट तो इधर ही आएगा, लेकिन वाई कंपोनेंट बच्चे इस तरफ आ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि आधा जो ये था आधा ये था, तो इसका जो साइन कंपोनेंट है वो इसके साइन कंपोनेंट को बच्चे क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये बस आपको याद रखना पड़ेगा कि ये चीज जो बची है, जो इस तरफ जितनी भी चीजें हैं वो बराबर होनी चाहिए इस तरफ के। जितना भी आपके लेफ्ट हैंड साइड पर चार्ज है उतना ही आपके राइट हैंड साइड पे चार्ज होगा अगर, तो वो उसका एक्स ये अगर आप ये क्या बोलेंगे इसको, इस तरफ का जो कंपोनेंट है साइन कंपोनेंट जो है ना, वो इस वाले के साइन कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। तो जो चार्ज बस बच के आएगा ना बच्चों, खाली कॉस कंपोनेंट के कारण आएगा। इस वजह से इसने क्या लिखा है, इसने बोल दिया है कि जो कॉस कंपोनेंट है मैं उसी को कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं साइन कंपोनेंट को इग्नोर कर दे रहा हूं, मैं साइन कंपोनेंट को क्या कर दे रहा हूं, इग्नोर कर दे रहा हूं। तो रिजल्टेंट जो चार्ज आएगा साइन कंपोनेंट के तो सारे कैंसिल हो गए, खाली एक्स कंपोनेंट के आएंगे। तो DE1 मेरे को कैलकुलेट करना है बच्चे, तो DE cos थीटा ले लिया, और DE cos थीटा अब मुझे सारे यहां से लेकर यहां तक सबके लिए निकालना है, ठीक है। तो अभी मैं जो आप क्या करेंगे, यहाँ पे DE की वैल्यू डालिए, तो DE की आप वैल्यू डालिए, तो DE की वैल्यू क्या हो जाएगी, DQQ अपॉन R स्क्वायर, और cos थीटा ये हो गया, ठीक है, cos थीटा हो गया। अभी थोड़ा सा इरेजर लेंगे ताकि ये जो है अभी थोड़ा सा और समझ में आ जाए, हौश हो गया काफी, है ना। अभी देखिए बड़े ही आराम से समझिए, अभी बड़े ही आराम से समझिए कि अब भाई ये जो है हमारा DE1 हमारा जो है यही हमारा रिजल्टेंट है। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं इसको पूरी स्ट्रिप ऑफ लेंथ के लिए, मतलब 0 to L जो भी हमारी जो स्ट्रिप ऑफ लेंथ होगी वो, ठीक है। तो अभी देखिए इसने क्या किया, अगर इसने ये जो चीज कहां से लिख दी, अभी ये चीज कहां से लिखी, देखिए इसने DQ की वैल्यू डाली। मैंने आपको बताया कि DQ क्या होता है, लैम्डा इंटू लेंथ होता है। तो DQ की जो लेंथ है आप कैसे लिख सकते हो, अगर इसने डी थीटा कंपोनेंट, अगर इस स्ट्रिप ने देखिए बच्चे इसको ध्यान से समझिए, अगर ये जो एंगल है, अगर ये डी थीटा है और मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, ये लेंथ मुझे निकालनी है और रेडियस आर है, तो एल इजिकल टू क्या होता है बच्चे, एल डी थीटा क्या होता है, आर होता है। तो एल क्या हो जाता है, एल होता है आपका एल बाई डी थीटा बोलेंगे, है ना, एल क्या हो जाता है आपका आर डी थीटा हो जाता है, ठीक है। एल, अरे ऐसे समझ लीजिए ना यार, अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक सर्कल बनाइए। सर्कल में क्या होता है, सर्कल में आपका 2 पाई होता है ना, पूरा अगर सर्कल का अगर आप देखेंगे तो वो 2 पाई लेंथ कवर करता है, ठीक है। और बच्चे अगर इसका रेडियस आर है, तो इसका रेडियस आर है, तो अगर आप पेरीमीटर निकालेंगे तो 2 पाई आर लिखते हैं इसको क्या लिखते हैं, 2 पाई आर। और क्या बोल सकते हैं आप लोग, और क्या बोल सकते हैं आप, ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे पूरी लेंथ निकालनी है तो मेरी क्या होगी, आर इंटू थीटा होगी, ठीक है। तो थीटा आप देखिए वापस से देखिए 2 पाई हो गया। तो बच्चे कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपने ये स्ट्रिप निकाली है, ये स्ट्रिप अगर आप ले रहे हो, तो अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये जो मैंने रेड से कर दिया ये डिस्टेंस चाहिए, तो वो क्या होगा, आर इंटू थीटा होगा। तो थीटा क्या है यहाँ पर, डी थीटा है। इसने कितना कवर कर रखा है, डी थीटा कवर कर रखा है, ठीक है। तो एल बाई डी थीटा हमारा आर के बराबर होता है, एल बाई डी थीटा हमारा आर के बराबर होता है, और एल क्या हो जाता है हमारा, आर डी थीटा हो जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया है, आप देखिए फिर से मैंने बताया आपको कि डी क्यू निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, एल इंटू क्या करेंगे, लेंथ करेंगे। तो लेंथ किसके बराबर है, आर डी थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया उसने, आर डी थीटा लिख दिया, आर डी थीटा लिख दिया, और साथ में क्या लिख दिया, लैम्डा। तो कुछ नहीं, ये जो है वो इसने डी क्यू की वैल्यू डाली है बच्चे, समझ में आया क्या आपको। और कॉस थीटा है ही, और जब इसने आर डी थीटा लिखा तो आर और आर स्क्वायर कट जाता है, कॉस थीटा इधर से आ जाता है, और ये चीज जो है ये सब कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। तो अभी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा कहां से कहां तक इंटीग्रेट हो सकता है बच्चे, तो आपने ये आधे पोर्शन में डिवाइड किया था ना, तो इसके इस तरफ का जो होगा वो पॉजिटिव आप मान लीजिए, है ना, अल्फा बाई 2, क्योंकि कैसा रहेगा बच्चे, अगर ये पूरा का पूरा अल्फा है तो आधा मेरा अल्फा होगा, आधा अल्फा बाई 2 होगा, आधा मेरा माइनस अल्फा बाई 2 होगा। माइनस क्यों लिया, क्योंकि आप देखिए ये चीज देखिए कि इसका ये जो पूरा है ना, इसने अल्फा, ये जो आपकी क्या बोल रहे हैं आर्क है ना, इसने अल्फा एंगल ये कर रखा है, सबटेंड किया हुआ है। तो जब मैं इसको बीच से तोड़ता हूं ना, तो जब मेजर करूंगा तो मैं यहाँ इसके रेस्पेक्ट में मेजर करूंगा, तो इसके रेस्पेक्ट में एक बार मैं एंटी क्लॉक जाता हूं, एक बार क्या जाता हूं, मतलब एक बार क्लॉकवाइज जाता हूं, एक बार क्या जाता हूं, एंटी क्लॉक जाता हूं। तो एक बार मेरे को क्या लेना पड़ेगा, माइनस अल्फा बाई 2 लेना पड़ेगा, एक बार क्या लेना पड़ेगा, प्लस अल्फा बाई 2 लेना पड़ेगा।
तो यहाँ से यहाँ तक मैंने बोल दिया कि मैं क्लॉक जा रहा हूँ माइनस अल्फा बाय 2 और यहाँ से यहाँ तक मैं क्या जा रहा हूँ, एंटी क्लॉक जा रहा हूँ अल्फा बाय 2। तो अभी आप देखिए यहाँ तक जब इंटीग्रेट कर दिया तो कॉस थीटा का आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बच्चे होता है साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा आपने यहाँ पे डाल दिया। अब साइन थीटा की वैल्यू अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 से और अल्फा बाय 2 तक रखोगे। थीटा में एक बार अल्फा बाय 2 डालो, एक बार माइनस अल्फा बाय 2 डालो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 साइन अल्फा बाय 2। कैसे आ जाएगी, एक बार दोबारा देख लो। साइन थीटा है, इसको मैंने माइनस अल्फा बाय 2 डालना है, एक बार अल्फा बाय 2 डालना है। तो बच्चे कैसे लिखोगे इसको, कैसे लिख सकते हो, एक बार लिखोगे साइन अल्फा बाय 2 माइनस, आप क्या लिखोगे, साइन माइनस अल्फा बाय 2। तो माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस हटा सकता हूँ। तो साइन अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाय 2 हो जाएगा। आएगा बच्चे समझ में। तो ये हो गया क्या बच्चे, 2 साइन अल्फा बाय 2 हो गया। और फिर ये क्या है, इसको पूरा ढंग से लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू के इंटू लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा बाय 2। तो ये जो आपकी जो रिजल्टेंट है, देखिए इसको पूरा इंटीग्रेट किया गया है। तो डी को अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा, E1 बन जाएगा। तो E1 क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू योर कंप्लीट आर्क, ड्यू टू योर कंप्लीट आर्क। तो जिसको भी अगर समझ में नहीं आया, वीडियो एक बार दोबारा पीछे से रन करके देखेंगे। और क्या करेंगे बच्चे, साथ साथ में नोट करते जाएंगे। जो भी मैंने वर्ड्स बोले हैं ना, इस तरह से वर्ड में इंटीग्रेशन के रूप में कोई नहीं समझाएगा आपको। आराम से सोचिए, आराम से समझिए, एक एक पॉइंट को लिखते चले जाइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मैं बेटर ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो पॉज करके, अगर आपको ये रेड ज्यादा दिख रहा है तो वीडियो पॉज करके जहां पे भी ये सब क्लियर है वहां पर पूरा एक बार नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके जो पॉइंट है उसको समझिए, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आगे हम लोग और पॉइंट्स लेंगे। एनसीईआरटी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के एक एक लाइन को हम लोग चाट जाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। और इंटीग्रेशन ही बच्चे क्या आपको आना चाहिए, ठीक है। इस वजह से मैं क्या है, बेसिक्स को भी पकड़ रहा हूँ और थोड़ा एडवांस लेवल पे भी जा रहा हूँ, ठीक है। होपफुली सबको ये समझ में आया होगा, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, हम लोग आपके कमेंट का रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू।